नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। डीडीसी चेयरमैन रियासी सराब सिंह नाग जी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कुछ दिन पहले जो कैपेक्स बजट पास किया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है और 3 मुद्दों पर रेजोल्यूशन भी पास किया है, जिसमें जनता से जुड़े 2 प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें बन टोल प्लाजा का मुद्दा है। इसके साथ ही बारीदारों का मुद्दा भी उसमें शामिल है। इनसे बातचीत करेंगे, इसके अलावा भी कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, रेजोल्यूशन की जो सबसे पहले बात करेंगे, 2 प्रमुख मुद्दे उसमें शामिल थे जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अब आप रेजोल्यूशन ला रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी से आप आते हैं, जिस पार्टी के वोटों से आप जीतकर चेयरमैन बने हैं, क्या उस पार्टी के बड़े नेताओं से आज तक इसके बारे में आपने बातचीत नहीं की? और आखिर क्यों ये 2 मुद्दे, बन टोल प्लाजा और बारीदारों का मुद्दा, आज तक मुद्दा बना हुआ है? धन्यवाद अंचित जी। जो ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के रियासी ज़िला के हवाले से, ये मुद्दे पिछले कई वर्षों से, जहाँ तक बारीदारों का ताल्लुक़ है, पिछले 35 वर्षों से ये लंबित मुद्दा चल रहा है। जो टोल टैक्स का है ये भी लंबित ही हम कह सकते हैं। ये मुद्दे जो हैं, बिल्कुल मैंने अपने संगठन से बात करी है और संगठन भी इसमें हर बार संगठन ने भी स्पष्टीकरण दिया है। संगठन भी ये चाहता है कि ये मुद्दे जो हैं हल हो जाएं और उन्हीं के दिशा निर्देश के मुताबिक हमने ये रेजोल्यूशन जो है अपने काउंसिल में 8 जून को पास किए हैं। इसमें हमारे संगठन के जितने भी, हमारी पार्टी से जितने ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वो तो सभी उन्हीं की तरफ से ये सुझाव भी आए थे। जैसे हमारे राजेंद्र मेंगी जी हैं पैंथल से, निर्मला भगत जी हैं कटरा से, और जो हमारे भमा के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन पर्सन हैं अशोक जी, मेरी अपने तरफ से भी, हम सब का। और इसमें मैं समझूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि बाकी जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं रियासी ज़िला के, जिनके एरिया में, जिनके क्षेत्र में, जिनकी कंस्टिट्यूंसीज़ में बारीदार पॉपुलेशन नहीं भी है, उन्होंने भी सब ने मतलब एक यूनानी मसली, एक इत्फाक राय, एक आवाज़ में ये कहा है कि ये बड़ा पुराना जो है, 35 साल से पुराना जो ये लंबित मामला है बारीदारों का, गरीब आवाम है, गरीब पॉपुलेशन है, इनको इनका हक है, जो इनकी डिमांड है वो मिलना चाहिए। दूसरी बात रही टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा का भी जो मुद्दा हर हमारी मीटिंग में, जब भी जिस सतह पर भी हुई है, पिछले दिनों में आपने देखा कि जो दिशा की मीटिंग हमारे ऑनरेबल पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उधमपुर में चेयर की थी, उसमें भी ये मुद्दा जो है डिस्कस हुआ है। हमारे सभी, लेकिन सवाल ये है कि डिस्कस ही हुआ है, हल नहीं हुआ। आज तक मुद्दा ही है, लोग बार बार मांग कर रहे हैं। 2 साल आपको भी भाजपा में आए हुए हो चुके हैं, तो आपने अभी तक क्या उस तरह से कोशिशें नहीं की अगर कि ये मुद्दा हल हो पाता? अभी नहीं, देखिए पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा महामारी की वजह से हो, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे 370 और 35 की वजह से, और उसके बाद के जो हालात बने, इन सब के मद्देनज़र जिस शिद्दत से काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। हर एक शोबा हमारा जो वो मुतासर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन एक शुरुआत हमने पब्लिक की, आवाम की जो ज़रूरियत के मुताबिक उनकी मांग की, और हमारा रियासी ज़िला टोल टैक्स से बिल्कुल प्रभावित है। मैं हर बार, हर फोरम पे, हर मीटिंग में अपने बाकी साथियों की तरह मैं भी इस मुद्दे को उठाता रहा हूँ। क्या भाजपा के जो बड़े नेता हैं या सांसद हैं या मंत्री हैं, क्या सुनते नहीं हैं आवाज़ को भाजपा नेताओं की, खासकर जो ज़िले के नेता हैं? नहीं, देखिए हर एक काम की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। 7 साल और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी इसमें अंडर प्रोसेस थी, तो अभी थोड़ा सा इस मुद्दे की संजीदगी को लेकर के हमारी तरफ से, काउंसिल की तरफ से, जिसमें सभी 14 के 14 हम जितने मेंबर्स हैं, इन सब ने इसमें शिद्दत दिखाई है। और हम जैसे ही ये लॉकडाउन अभी जो है खुलना शुरू हो गया हुआ है, हम इसके लिए अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो बात कर ही रहे हैं। अभी पिछले दिनों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ चेयरपर्सन्स का जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें भी मेरा ये वाला मुद्दा जो टोल टैक्स का था, ये सरफहरिस्त रहा है। मैंने उनके समक्ष भी ये चीज़ रखी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संबंधित विभाग है वहाँ तक अपने काउंसिल की ये कमेटी बना करके वहाँ तक भी इस मुद्दे का पीछा करेंगे। माइनिंग के ब्लॉक्स अभी भी जो और ब्लॉक्स हैं वो नहीं खुल पाए हैं, जनता इंतज़ार कर रही है। कल भी हम बिड्डा से टड्डर रोड की स्टोरी करने गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि ठेकेदार को
पत्थर नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण काम रोक दिया गया है। NHPC को वो सड़क बनानी थी ठेकेदार के ज़रिए, तो उसके ज़रिए काफ़ी काम प्रभावित हो रहे हैं। जो मकान बनाने हैं PM आवास योजना के तहत, तो वो अधिक रेट में उनको रेत बजरी मिल रही है। तो अब कहाँ पे पेच अटका है, कब तक आखिर और ब्लॉक्स जो हैं वो खुल जाएंगे? देखिए अंचल जी, रियासी ज़िला में जो टोटल 32 ब्लॉक हैं, जिनमें से 2 ब्लॉक्स जो इस वक्त खुले हैं। जो ब्लॉक्स खुले हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो टेंडर है, जिसको अलॉटमेंट हुई है कंट्रैक्टर को, उसकी तरफ से शुरुआत हुई है और उसी शिद्दत से जिला इंतजामिया ने भी उसको सरअंजाम दिया। पब्लिक हियरिंग्स हुई और वो ब्लॉक्स खुले हैं। इसके अलावा बचे जो 30 में से 4 ब्लॉक्स की हमारे ज़िला रियासी में पब्लिक हियरिंग हुई है। जिला इंतजामिया ने बड़े शिद्दत से उस मसले को लोगों के समक्ष और जितने भी जो इसकी टास्क फोर्स थी उसमें ये डिस्कस करके सारा जो मसौदा ये सौंपा हुआ है जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल जो विभाग है और इसके संबंधित जितने भी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ढील इस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि कोई है, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस लेवल पे और जिस लेवल पे जिस शिद्दत से हमारा जो कंट्रैक्टर था उसने भी इसको टेकअप करना था, वहाँ पे ढील रही है। मेरी ये चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी बात हुई है कि जो 4 ब्लॉक्स की पब्लिक हियरिंग हुई है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। और चूँकि आपने देखा पिछले दिनों में हमारे जिला इंतजामिया में भी थोड़ा जल्दी फेरबदल हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो नए जिला युक्त आए हैं वो महामारी में आते ही उसमें इमरजेंसी में बिज़ी हो गए। मेरी कल भी उनके साथ बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है और हम एक बिल्कुल जल्दी ही हमारा एक प्रोग्राम प्लान जो है वो जो बाकी बचे हुए जो ब्लॉक्स हैं उसकी हियरिंग जल्दी से जल्दी करवाने की है। जहाँ तक फिक्सेशन ऑफ रेट्स का ताल्लुक है उस हवाले से हो, और इलीगल माइनिंग का जो इशू है वो भी मैंने बड़े विस्तार से इनको अपने जिला इंतजामिया को बता दिया है कि आप लोग जो हैं परेशान हैं। एक तरफ हम अपने गांव में दूर दराज इलाकों में कोने कोने से PMAY का मकान बनाने वाला जो जिसकी ऊपर इस वक्त छत नहीं है और बरसात मंडला रही है, तो उसको अगर हम माइनिंग अपने लोकल एरिया में वहाँ से उठा करके एक ट्राली बजरी या रेता नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर इलीगल माइनिंग जो है इसको नहीं रोकते हैं तो ये एक समाज में इम्बैलेंस होगा, ये नाजायज़ होगा और नाइंसाफ़ होगा। मेरी आज आपकी इलीगल माइनिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, मैं हर सतह पे, और मैंने ये डिप्टी कमिश्नर महोदय के साथ भी डिस्कस किया है। आज मेरी भेंट SSP साहब से भी हुई है। SSP साहब भी इस मसले में सजग हैं, सतर्क हैं और उन्होंने भी जो दिशा निर्देश मेरे सामने भी कुछ वहाँ बैठ कर के अपने जो सब डिविजन्स हैं वहाँ के ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा महामारी की वजह से अगर हमारा कोई पेच अटका है तो वही है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तत्पर है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन मसलों पे जो है कार्रवाई होगी। 4 जो पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं वो कोई डेडलाइन देंगे जनता को, कब तक वो ब्लॉक्स खुल सकते हैं? नहीं, देखिए वो ब्लॉक्स खोलने की जो अब प्रक्रिया यूटी बनने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, इसी कारण देरी हो रही है। नहीं, फॉर्मेलिटीज़ तो क्योंकि हमारा सिस्टम ही थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले की जो प्रक्रिया थी अलॉटमेंट की और आज की प्रक्रिया, आपने देखा कि पहले जो इसका जो हमारा राजस्व आता था, रेवेन्यू आता था, बड़ा कम था। अब तो करोड़ों में जो इसका रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास आया है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, उसकी NOCs जो हैं, उसका पब्लिक हियरिंग है, फिर हर एक जो पब्लिक हियरिंग में जितने विभाग और जितने अधिकारी बैठने होते हैं उनका भी समन्वय चाहिए, समय भी चाहिए, सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा एक मसला जो थोड़ा सा डिलेड हुआ है, लेकिन इसको जल्दी हम पिकअप करेंगे और लोगों को इससे राहत मिले, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। आजकल चनका का एक इलाका जो पिकनिक स्पॉट भी है वो काफ़ी सुर्खियों में है। आपकी तरफ से वहाँ पर डेवलपमेंट कराने के लिए क्या कुछ खाका तैयार किया गया है, कुछ प्लानिंग है उसको लेकर? कुछ लोग भी क्या आपसे मिले? देखिए, रियासी ज़िला में जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बदकिस्मती से पिछले सरकारों ने उस पर जोर ध्यान नहीं दिया है। 7 साल भाजपा के भी उसमें हैं तो तब भी ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, भाजपा के दौर में आप देखेंगे अगर तो इसमें थोड़ा सा पिकअप हुआ था, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो नए एक इस टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका जो पोटेंशियल है, वर्जिन जो हमारे स्पॉट्स हैं उनके पोटेंशियल को टैप करने के लिए, तो ये थोड़ा सा इस वक्त, हाँ देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में इसका प्रावधान नहीं होता, ये स्टेट सेक्टर में आता है।
तो अगर मैं कहूँगी कि हाँ जी हमने वहाँ पे वो रखे, ऐसा मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, इस पे जो हमारा इस अपकमिंग इस मौसम के लिए जो हमारा बिल्कुल नियर विसिनिटी में और एक अपकमिंग जो उभरता हुआ स्थान है वो चिनका और थनपाल एरिया का जो बहुत बड़ा एक जो स्थान है वो उभर के आया है। लोगों की नज़र है, हर एक जगह से हमें उसके प्रपोजल्स आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों ने ही उसको उबारने में कोशिश की है, कहीं प्रशासनिक स्तर पर या फिर जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कुछ पहल? जी हाँ, बिल्कुल मैं सही हूँ। हम ये मानते हैं कि प्रशासनिक सत्ता पर जितना उसको फोकस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, लेकिन अब वो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई प्राइवेट प्लेयर्स इसमें रोपिन हों, इसमें PPP मोड में, या किस ढंग से हो सकता है, इस विषय में अभी हमारी जो एक जो पूरी डिस्कशन टूरिज़्म विभाग और JKUT अधिकारियों के साथ नहीं हो पा रही है। जैसे ही थोड़ा सा ये लॉकडाउन से हमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी राहत मिलती है तो इस सिलसिले में ज़रूर बातचीत होगी। और हम चाहते हैं कि ये एरिया जो डेवलप हो ताकि रोज़गार के नए आयाम जो हैं हमारे लोगों के लिए खुलें। रियासी ज़िले के और रामबन ज़िले के मध्य रामाकुंडा और डगन टाप भी है, क्या आपने कभी वहाँ पे दौरा किया, कभी गए हैं घूमने के लिए, उस इलाके को देखा है? वो भी एक बड़ा स्पॉट टूरिज़्म के हिसाब से बन सकता है। बहुत मैं समझता हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं अंकित जी। अगर आप देखें हमारे भमा के जो टॉप रीचेस हैं, जो ये स्तोई धार है, सराड़ धार है, ये हमारा पांगण देव स्थान है, उसके अलावा सुखाल घाटी एरिया जो आप देखें कि इस वक्त अभी सड़क से नहीं जुड़ पाया है, अगर उसको देखें। इसी तरह से हमारे जो माहौर सब डिवीज़न के अपर रीचेस हैं, हमारे पौनी के अपर रीचेस हैं, कोटला है, संगड़ है, ये एरिया जो बहुत ही टूरिज़्म का इसमें पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे और जितनी तवज्जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में इन एरियाज़ को और इसके और भी जो हम नाम नहीं ले पाए हैं, ये सभी एरियाज़ जो हैं प्रायोरिटी लिस्ट पे और फोकस लिस्ट में होंगे। गर्मी बढ़ते ही बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। काफ़ी लोग कल रात को शायद सो भी नहीं पाए होंगे क्योंकि काफ़ी स्थानों पर बिजली नहीं थी, या फिर थी तो वोल्टेज कम थी, फ्लक्चुएशन चल रही थी। इस पर क्या कोई खाका तैयार किया गया है? किस तरह से अब डील किया जाएगा, बिजली की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो? इसके लिए कुछ बातचीत हुई है अधिकारियों? देखिए, बिजली की पूर्ति तो एक समस्या है। ये अगर मौसम गर्म हो या सर्द हो, हर मौसम में जो है बिजली की पूर्ति का एक बहुत बड़ा सरकार के लिए भी और हम सब के लिए एक चैलेंज रहता है। आप देखते हैं कि इस वक्त सरकार जो हमारी केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने DDU और सौभाग्य के ज़रिए ऐसे एरियाज़ को कनेक्ट किया है बिजली सप्लाई से, जो पहले पिछले 70 सालों से नहीं हो पाया था। लेकिन किसी कारणवश टेक्निकलिटीज़ की वजह से और इस वक्त थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने जो हमारा रियासी का जितना भी रिकॉर्ड था और जितने संबंधित इसमें पेपर्स थे वो लिए हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से। कहीं पे कोई शिकायत किसी और डिस्ट्रिक्ट में थी और यहाँ का रिकॉर्ड भी उन्होंने उठाया है, और इसके चलते थोड़ा सा जो काम हमारा जिस युद्ध स्तर पर चल रहा था वो रुका है। थोड़ा सा इस वक्त आपसे मिलने लोग आ रहे हैं इस समय कि बिजली और पानी की समस्या है? बहुत समस्या है। टॉप प्रायोरिटी पे आपको पहले भी हमने हर एक हमारा जो यहाँ पे जब भी भेंट हुई है, इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी बिजली और पानी। और पानी के हवाले से मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए और JKUT एडमिनिस्ट्रेशन ने 485 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पैसा को जुडिशियसली, इकोनॉमिकली और एज़ पर फाइनेंशियल रूल्स जो कैनन्स हैं उनकी पालना करते हुए हम कोशिश करेंगे खर्च कर पाएँ ताकि लोगों को मिल सके। इसके अलावा जो बिजली का हमारा जो इस वक्त डेफिसिट है, सप्लाई और डिमांड के जो गैप है, इसको पूर्ण करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे। इस मौसम में चूँकि डिमांड बहुत होती है और सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारे जितना भी सिस्टम है वो अंडर प्रेशर रहता है। मौसम खुश्क होने की वजह से जो ट्रांसमिशन लॉसेस और अर्थिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से ये सारी पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। लेकिन हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि इस पूर्ति को टैप किया जाए, इस पूर्ति को कम किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की भी आपने बात की है कि वो भी लोगों को दी जाएगी, कब तक वो एम्बुलेंस जो है लोगों की सेवा के लिए तैयार हो जाए?
देखो, एम्बुलेंसेस की जो सर्विसेज हैं थोड़ा सा उसमें शिफ्ट हुआ है। जो पहले हमारी एम्बुलेंसेस हर हॉस्पिटल में हुआ करती थी, इस वक्त ये सारी नेशनल एम्बुलेंस सर्विस एक हमारा विंग है, उन्होंने 102 और 108 के माध्यम से ये एक प्रयास जो है वो किया है। लेकिन फिर भी जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा एक यूनिट है जो इमरजेंसी की सूरत में हमें इस वक्त दस्तयाब नहीं है। हमारे रियासी ज़िला में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस नहीं है। तो इसमें मेरे एरिया डेवलपमेंट फंड्स में से जो मुझे 70-71 लाख की सीलिंग मिली थी, उसमें से एक यूनिट ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए मैंने प्रपोज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये प्लान हमारी जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करती है तो वो पैसा हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा उसको ख़रीदने के लिए, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तैनात रहेगी ताकि यहाँ का देखिए आए दिन हमें जब क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की ज़रूरत रहती थी तो प्राइवेट सेक्टर से करना पड़ता था, और प्राइवेट 50-50 हज़ार रुपया इसका यहाँ से अगर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए या दिल्ली के लिए पेशेंट इमरजेंसी में ले जाना हो तो गरीब आवाम की ये पहुँच से बाहर था। तो मेरी ये कोशिश रही है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी, किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी घर में ज़रूरत पड़े तो ये एम्बुलेंस जो है बिल्कुल सेवा के लिए तत्पर रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले आने वाले 1-2 महीने में ये यूनिट जो है हमारे यहाँ पे सेवा के लिए हम उसको बिल्कुल तैनात कर देंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा कि डीडीसी पैंथल के जो मेंबर हैं और बीडीसी चेयरपर्सन है कटरा के, उनके बीच में वो एक उद्घाटन को लेकर, एक सड़क के उद्घाटन को लेकर कैंची खींचतान देखने को मिली। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और बीडीसी चेयरपर्सन का ये भी कहना है कि भेदभाव कहीं ना कहीं उनके साथ हो रहा है। जो पावर्स को लेकर डीडीसी मेंबर हैं उन्हें ज़्यादा तवक्को दी जा रही है, बीडीसी चेयरपर्सन को कम दी जाती है। अच्छा नहीं लगा, आपको भी नहीं, सबको अच्छा नहीं लगा। और हमारी कल मीटिंग हुई, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है। मैं सुझाव भी दे सकता हूँ क्योंकि दोनों जो हैं पब्लिक आवाम की तरफ से एक नियुक्त एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोनों के प्रोटोकॉल जो हैं वो बराबर हैं। आपके हिसाब से उस वहाँ पर किसे उद्घाटन करना सही था, किन के द्वारा उद्घाटन किया? देखिए, उद्घाटन पे मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा अगर जोर ना दें और उद्घाटन के बाद की जो समस्याएं हैं उन पे अगर हम ध्यान करें, वही बात हमने यहाँ पे एक सुलझाने की है। दोनों जो साथी हैं वो बड़े मैच्योर हैं और बड़े समझदार हैं। अब कैसे वो हो गया उस वक्त मैं स्पॉट पे तो नहीं था, लेकिन जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। कल आपने गन का दौरा किया, क्या वहाँ वाकई में सड़क बनाने के काम में अनियमितताएं पाई गई? क्या देखा आपने? जी हाँ, जो आपने स्टोरी करी थी उसके उस वक्त में कोई आउट ऑफ स्टेशन था 1-2 दिन के लिए। मैं जो ही वापस पहुँचा और मुझे आवाम ने और आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला, तो कल हम विभाग को लेकर के मैं वहाँ पे गया था। ये बात ठीक है, आवाम ने वहाँ पे जो चिन्हित किया था सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करने का, और कुछ जो लेगेसिटी थी कंट्रैक्टर के पार्ट पे, ग्राउंड वर्क सही से नहीं किया, वो सही पाया। जो शॉप्स होते हैं ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होना चाहिए था उसका, वो थोड़ा सा एडहियर नहीं किया गया था। लोगों ने शिकायत करी, लोगों ने 2-3 दिन गतिरोध रखा कि हम नहीं डालने देंगे, तो कल हमने सुलझा दिया है। हाँ, जो जहाँ से शुरुआत हुई है, शुरुआती जो पैच वर्क हुआ है वो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन उस पार्ट पे थोड़ा सा जहाँ पे लोगों ने एतराज़ जताया था वहाँ पे प्रॉब्लम थी, उसको हमने सॉर्ट आउट किया है। और दोबारा से विभाग को भी निर्देश दे दिया है और ठेकेदार को भी निर्देश दिया है कि काम जो है एज़ पर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। किसी भी किस्म की जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल है वो अगर इस्तेमाल होता है तो हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कल हमने बिड्डा और टड्डर रोड की भी स्टोरी की थी। ठेकेदार का ये कहना है कि उन्हें जो पत्थर है वो नहीं मिल पा रहा है, यानी कि माइनिंग ब्लॉक्स नहीं खुले हैं। उन्होंने लेटर भी इस मार्फत लिखे हुए हैं संबंधित विभाग को। क्या आप उसमें दखल अंदाजी करेंगे? रोड तो वो NHPC द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, बिड्डा के स्थानीय लोग हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पत्थर ना मिलने के कारण ठेकेदार को। माइनिंग की वजह से हमारे ज़िला में हमने जैसे पहले भी लेकिन डिस्कस सरकारी काम तो चल रहे थे फिर, लेकिन उन्हें पत्थर नहीं, देखिए सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन सरकारी काम के लिए अलो किया गया है काफ़ी स्थानों में। अलो तो किया गया है, लेकिन कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, कितना उठाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं गड़बड़ ना हो तो ये उसके लिए भी है। और ये हल तो तभी होगा कि जब ये सभी ब्लॉक्स खुलेंगे और उसमें बाकायदा तरीके से काम काज शुरू होगा तो तभी होगा। इस वक्त आप देखें कि सरकारी काम हो, हमारे PMAY के मकान हों
या प्राइवेट लोगों के कंस्ट्रक्शन सभी प्रभावित है। तो हल इसका यही है कि जल्दी से जल्दी ब्लॉक्स खुलें, जिसके लिए हम जब तक ब्लॉक्स नहीं खुलते तो क्या सरकारी काम भी नहीं होंगे? चल रहे हैं। सरकारी काम तो चल रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी सरकारी सरकार काम भी चल रहे हैं। जी सरकारी काम चल रहे हैं, लेकिन सरकारी काम की आड़ में कोई जो ये सैंड और माइनिंग माफिया उसकी आड़ में कोई ऑपरेट ना कर ले, वो भी थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत होगी। जी। चलिए लास्ट सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, आपकी जानकारी में है क्या होने वाला है? किस हवाले से? खबरें कुछ ऐसी चल रही हैं, कुछ बैठकें ऐसी हुई हैं, दिल्ली में भी बैठकें हुई हैं, यहाँ भी बैठकें हुई हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए अंचल जी, मैं तो जिम्मेवार हूँ रियासी ज़िला के हवाले से। अब वहाँ पे यूटी लेवल पे, दिल्ली लेवल पे क्या होगा वो तो नहीं कह सकता मैं, ये सारी कयास आराइयाँ हैं। लेकिन मैं इतना सभी से इतना ज़रूर विनती करूँगा, अपील करूँगा कि जो भी होगा नहीं होगा वो नहीं मैं कहता, लेकिन जो भी होगा वो हमारी आवाम की बेहतरी के लिए होगा। देश जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन सर ब्लॉक्स नहीं खुल पा रहे हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, काफ़ी महंगा रेत और बजरी। आप ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर सवाल ये होंगे आपसे। कुल मिला के आप ये लेके चलें, सभी से मेरी अपील है कि देश सुरक्षित हाथों में है और जो भी फैसले होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर होंगे भी तो वो हमारे बेहतरी के लिए होंगे। विधानसभा इलेक्शन का फैसला होता है तो आप उतरेंगे मैदान में या फिर पार्टी के फैसले का इंतज़ार करेंगे? नहीं, देखिए हमारा संगठन है, जहाँ अभी यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे खुश हूँ कि मुझे अपने लोगों की, अपने आवाम की सेवा के लिए मेरे संगठन ने मुझे मौका दिया है। उसके बाद मेरी अगर संगठन बोलेगा कि आपने उतर के संगठन का काम करना, मैं उसमें भी खुश हूँ। यहाँ हमारे संगठन में डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन के बाहर कोई नहीं जाता, हम खुद भी नहीं जाते और हमें अनुमति भी नहीं होती है। जो फैसला हमारा संगठन करता है हम उसी में राज़ी हैं, उसी में खुश हैं। तो क्या फ़ैसला वो करते हैं, अभी तक का फ़िलहाल का जो फैसला है तो मैं इसी में खुश हूँ। जी शुक्रिया समय। धन्यवाद। जो भी संगठन कहेगा वो मैं करूँगा, ये कहना था डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सराफ सिंह नाग जी का। इसके अलावा माइनिंग के ऊपर भी सवाल किया गया और बिजली और पानी की जो समस्याएँ इस समय सबसे ज़्यादा रियासी ज़िले के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं, उस पर भी इनसे सवाल किए गए। तो अपने अंदाज में उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।